नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका केजीएन हॉस्पिटल लातूर यहाँ पे। तो जैसे कि आप हमारे एपिसोड्स देख रहे हैं और एपिसोड्स में बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप सर। अपने कमेंट सेक्शन में बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि काउंसलिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है आईवीएफ? काउंसलिंग वैसा देखा जाए तो ट्रीटमेंट का एक बड़ा और बहुत अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। स्टार्ट काउंसलिंग से ही होता है। अगर पेशेंट का काउंसलिंग सीधे तरीके से अच्छे तरीके से होता है तो ही पेशेंट ट्रीटमेंट में हमारा जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो कंप्लायंस उसका अच्छा रहेगा। और कंप्लायंस अच्छा रहेगा तो उसमें रिजल्ट्स अच्छे आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर पेशेंट का काउंसलिंग बराबर नहीं है, जैसा कि उसे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर ये कितना कॉस्टली है, या फिर इसके लीगल इश्यूज क्या है, ये चीज़ें अगर उसे मालूम नहीं है तो उस पेशेंट का ट्रीटमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ। अगर काउंसलिंग नहीं हुआ तो क्या होगा, और काउंसलिंग किस लिए ज़रूरी है। जैसे कि चार्ट है, वाई काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट इन रियलिटी। लॉस ऑफ ड्रीम, बच्चा होना चाहिए था, बच्चा नहीं हुआ। लॉस ऑफ ड्रीम विल लीड टू ए शॉक। लॉस ऑफ होप विल लीड टू डिसबिलीफ। अगर उसे आशा ही नहीं है तो कहीं पे भरोसा ही नहीं करेगा। फ्यूचर प्लान अगर नहीं है, बच्चा हो सकता है, ये अगर उसे फीलिंग नहीं है तो बच्चा हो ही नहीं सकता, तो वो दुखी हो जाएगा। फिर मैरिटल सेटिस्फेक्शन अगर नहीं है उसका, तो मियाँ बीवी के रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो उसमें एंगर डेवलप हो जाएगा। सेल्फ एस्टीम, अगर खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर सेल्फ एस्टीम लॉस हो गया तो एक गिल्टी फीलिंग आ जाएगी उसमें। सेंस ऑफ कंट्रोल, कि कोई भी सिचुएशन आने के बाद ट्रीटमेंट में फेलियर आया तो भी कैसे उसे हैंडल करना चाहिए, इसके बारे में अगर काउंसलिंग नहीं किया तो वो खुद को ब्लेम करेगा या फिर अपने किस्मत को ब्लेम करेगा, नसीब को दोष देगा। और ऐसा करते 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 अगर कुछ भी नहीं हुआ, दिल जैसा कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे पेशेंट डिप्रेशन में जाने के चांसेस है। इसलिए ये ट्रीटमेंट एक तो नया टेक्निक है, रिसर्च भी 100% नहीं रहते। इंटरनेशनल 30 to 40% है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 70-80%, फिर भी 100% नहीं है। तो हमारे पास भी एक 20% पेशेंट फेल होने वाले हैं। इसकी मालूमात अगर इसका पहले इन एडवांस उसके काउंसलिंग में हमने ये बता दिए तो ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में भी पेशेंट खुद को संभल सकता है, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकता है। इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो काउंसलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आईवीएफ ट्रीटमेंट। सर अभी जैसे आपने हमें बताया कि काउंसलिंग से ही आईवीएफ का एक्चुअल ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो ये काउंसलिंग कैसे स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? काउंसलिंग जब फर्स्ट डे जब पेशेंट आता है, इससे पहले जब डॉक्टर रजिया थे तो वो पहले वो काउंसलिंग करती थी। पहले पेशेंट का काउंसलिंग करते थे और काउंसलिंग करने के बाद ही नेक्स्ट ट्रीटमेंट का जो एडिशनल पार्ट है वो देते थे। अब काउंसलिंग की स्टार्ट जो होती है कि व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट। तो पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, कितने दिन से प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, पेशेंट को क्या फील होता है, हस्बैंड को क्या फील होता है, वाइफ को क्या फील होता है, और घर के फैमिली मेम्बर क्या फील कर रहे हैं। तो ये तो एक फिजियोलॉजिकली एक इनएबिलिटी टू कंसीव है, ये कुछ डिसीज नहीं है, एक बांझपन ये बीमारी नहीं है, लेकिन एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो नॉर्मली बच्चे होना चाहिए वो नहीं हो रहे। इसके वजह से उनके फैमिली पे, उनके पर्सनल रिलेशन पे, मियाँ बीवी के रिलेशन में, घर के लोगों के रिलेशन में जो साइकोलॉजिकल टेंशन डेवलप होने वाला रहता, उस टेंशन का एक्सटेंशन, मतलब कहाँ तक टेंशन है, कितने अमाउंट पे टेंशन है, इसका हम एनालिसिस करते हैं। और वो एनालिसिस करने के लिए एक इंटरनेशनली एक टूल फॉर्म किया है जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। पेशेंट को जैसा कि फीडबैक फॉर्म रहते हैं वैसे ही फर्टिट्यूल इंटरनेशनल, ये ऐसा एक फॉर्म होता है जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको क्या फील करते हैं, इनफर्टिलिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपके मियाँ बीवी के रिलेशन कैसे हैं,
फाइनेंशियली उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपके डे टू डे वर्क में उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, डे टू डे तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई क्या, ये कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चन आंसर जैसे होते हैं वो पेशेंट फॉर्म भर के दे देता है। उससे हम एनालिसिस करते हैं कि इसका डेप्थ क्या है, और इस डेप्थ के हिसाब से फिर इस पेशेंट को कौन से टाइप का काउंसलिंग करना है, किस बात पे स्ट्रेस करना है और किस बात पे नहीं करना है। तो हर पेशेंट का एक अलग अलग कोई भी सिचुएशन हैंडल करने का हर एक पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, और वो हिसाब से फिर हम उसे एनालाइज करते हैं और इसे फिर हम काउंसलिंग करें या साइकेट्रिस्ट के पास भेजें या साइकोलॉजिस्ट के पास भेजें, ये देखते हैं। ज़्यादातर पेशेंट में हमारे लेवल पे हो जाता है, लेकिन कभी कभी इतना प्रॉब्लम हो जाता है, किसी पेशेंट में डिप्रेशन या एंग्जाइटी रहती है तो हम वहाँ साइकोथेरापिस्ट की हम मदद देते हैं, साइकेट्रिस्ट की नहीं। ये पेशेंट कुछ पागल नहीं है, लेकिन इस स्ट्रेस की वजह से उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आया हुआ रहता है, तो उसमें हम साइकोलॉजिस्ट को बोलते हैं। तो ये डिफरेंस ख्याल में लो, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट जस्ट वो तुमसे बात करेगा, ये हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है और इसमें क्या करना चाहिए, ये सिर्फ बातें करेंगे, उसमें कुछ ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं देते। तो आप ये नहीं समझना कि साइकेट्रिस्ट के पास बच्चा करने के लिए ट्रीटमेंट को है और हमने दिमाग के डॉक्टर के पास भेजा, ऐसा नहीं होता। काउंसलिंग जस्ट उसके साथ उसके दिल में इस बीमारी के इस बांझपन के बारे में उसके क्या ख्यालात हैं और उसकी वजह से उसकी लाइफ में कितना प्रॉब्लम्स और उसके उस प्रॉब्लम्स के डेप्थ, ये हम जानते हैं इस फॉर्म के जरिए क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, और उसके हिसाब से हम काउंसलिंग करते हैं। सर अभी आपने हमें ये बताया कि काउंसलिंग कहाँ से शुरुआत करते हैं, तो अभी हमें ये पूछना है कि काउंसलिंग के कितने टाइप्स होते हैं। काउंसलिंग के टाइप्स वैसे 3 टाइप्स होते हैं। एक पेशेंट सेंटर्ड काउंसलिंग, दूसरा इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बारे में मालूमात देना, और तीसरा उसे सपोर्ट देना, और चौथा अगर कुछ इस ट्रीटमेंट के दौरान कुछ क्राइसिस हो गया जो कि कुछ बैड न्यूज़ है, ब्रेकिंग द बैड न्यूज़, BPN जैसा बोलते हैं, और उसका जो सोल्यूशन बोलना। तो ये 3-4 टाइप के काउंसलिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले तो हम इंफॉर्मेशन लेंगे, एनालिसिस करेंगे कि पेशेंट का इस साइकोलॉजिकल कितना इफेक्ट हुआ है उस पेशेंट के डे टू डे लाइफ में, उसे फाइनेंशियल इसमें वो। तो ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम उसे ट्रीटमेंट के बारे में काउंसलिंग करते हैं कि आप में ये प्रॉब्लम है। जैसे कि हम पेशेंट आने के बाद काउंसलिंग फर्स्ट उसकी इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग बोलने के बजाय वो हम हिस्ट्री टेकिंग बोलेंगे। हिस्ट्री से एक अंदाज़ आ जाएगा, फॉर्म भर के लेंगे, तो उसके बाद पेशेंट की एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, और पेशेंट का क्या एग्जैक्ट पोजीशन है वो हम पेशेंट को बताएंगे। पेशेंट को बताने के बाद फिर वो पेशेंट पूछेगा कि अब इसके बाद क्या करना है। तो हम डिपेंडिंग अपॉन उस पेशेंट के इंफॉर्मेशन के ऊपर से उसका बीमारी का एक्सटेंशन क्या है और कौन से टाइप का इनफर्टिलिटी है, मेल टाइप है इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी है, और पॉजिटिव फैक्टर क्या है वो ढूंढ के निकालेंगे, और हम बोलेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम के लिए ये सोल्यूशन है। अब ये सोल्यूशन होने के बाद, ये एक बार बोलने के बाद, फिर दूसरा काउंसलिंग आ जाता है कि उसमें थेरापेटिक टाइप में जिसमें कौन से ऑप्शन हैं। तो जैसा कि वो ऑप्शन में बोलेंगे कि हम IVF है, ICSI है, उसके साथ साथ उसमें कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से हैं और जो सस्ते वाले कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस हम जानेंगे। और वो पेशेंट के अफोर्डेबिलिटी क्या है, और वो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से फिर उसे हम काउंसलिंग करेंगे कि आपको ये करना है, इतना करना है। उसके साथ साथ हम ये बताते हैं कि IVF करने के बाद 100% तो बच्चा नहीं होगा, तो हमारे पास तो 70 to 80% होता है। तो 20 to 30% पेशेंट में फेल जाने के बाद उसे क्या करेंगे, उसकी भी तैयारी, उसका मानसिक संतुलन ऐसा रखेंगे, उसकी मेंटल बैकअप हम ऐसा रखेंगे कि फेल भी हो सकता है। अगर वो उनको ये बात का हम अंदाज़ा नहीं देंगे तो अगर फेल हुआ तो वो दे विल रिएक्ट डिफरेंटली। तो फिर वहाँ पे ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ जो पार्ट आता है, क्राइसिस काउंसलिंग जो बोलते हैं, फिर वहाँ पे क्राइसिस काउंसलिंग आ जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स की काउंसलिंग है। और ये काउंसलिंग के प्रोसेस जो है, जैसा कि हम KGN टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल में काउंसलिंग सिर्फ एक बार नहीं करते, हम 6 सेशन लेते हैं काउंसलिंग के। हर स्टेप पे, जैसा ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले हम ये करेंगे, फिर उसके बाद उसका स्टिमुलेशन करने के पहले करेंगे,
उसके बाद वो हम पिकअप के साथ अंडे जब निकालते हैं, जब काउंसलिंग करेंगे, अंडे निकालने के बाद बच्चे तैयार करने के बाद कितने बच्चे हो गए वो हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, कितने बच्चे हो गए और कितने फ्रीज करके रखे वो हम इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर नेक्स्ट साइकिल में जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए तैयारी करेंगे, उसके पहले कि हम हाउ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है, स्लाइड्स और हमारे कुछ फिल्म्स हैं, उसके हिसाब से हम उनको पेशेंट को समझा देते हैं। और यहाँ तक क्या हम कीजिए ने जो हमने काउंसलिंग किया है उसका वीडियो जो मास जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन जो IVF के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसका हम वीडियो शूटिंग भी करके रखते हैं। और वो कॉमन एक मीटिंग हॉल होता है, वो मीटिंग हॉल में हर पेशेंट को कि हम पिकअप कैसा करने वाले हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसा करने वाले हैं और उसको हम पिकअप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं उस बात का भी हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। उसी के साथ साथ हम उसका वीडियो शूटिंग भी करते हैं। दैट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन, मेडिको लीगली कुछ प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम वो करते रहते हैं। सर अभी जैसे आपने काउंसलिंग के टाइप्स बताए तो काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे उसमें, तो अभी एक सक्सेसफुल काउंसलिंग करने के लिए आप क्या ट्रिक यूज़ करते हैं? एक्चुअली काउंसलिंग, सक्सेसफुल काउंसलिंग जो होता है वो एक्सपीरियंस से ही आता है, जैसा कि तुम्हारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस है। लेकिन अगर आपको मैं एक सेंटेंस में जैसा आप पूछ रहे हैं तो आप ये स्लाइड देख सकते हैं, स्माइल द मोस्ट लीगल वीपन। इसका मतलब ये है कि तुम खुशमिजाज है और तुम विथ स्माइलिंग फेस अगर पेशेंट से बात करेंगे, भले ही पेशेंट कितना ही डिप्रेशन में हो, तुम स्माइलिंग फेस से अगर उसे तुम होप देंगे उसकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएंगे। इसलिए स्माइल द मोस्ट लीगल वीपन। हम हमारे काउंसलिंग में तो हम समझते हैं कि आने वाले पेशेंट को नाउम्मीद होने से जितना हम बचा सके उतना बचाते हैं। और ये भी नहीं है कि लास्ट में अब ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रेग्नेंट हो जाएंगे। अगर कभी कभी तो होता है कि प्रेग्नेंट होता है पेशेंट और अबॉर्शन हो जाता है, तो वहाँ पे दैट इज़ क्राइसिस काउंसलिंग। अबॉर्शन होने के बाद भी हम उसे इस तरीके से समझा देते हैं। और सचमुच इट इज़ साइंटिफिक ऑल्सो, अगर एक बार बच्चा रह गया दूसरी बार में रह सकता है। अगर बच्चा रहा ही नहीं अभी तक तो बच्चा होगा या नहीं होगा बोल नहीं सकता, डॉक्टर भी नहीं बोल सकता। लेकिन एक बार बच्चा हो गया और अबॉर्शन पे हो गया तो हम उसे बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, विथ स्माइलिंग फेस बोलते हैं कि कम से कम तुम बांझ तो नहीं हो, बच्चा तो रह गया लेकिन कंटिन्यू नहीं हुआ। अगली बार हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो प्रेगनेंसी 9 मंथ तक लेके जाएंगे। और हम पेशेंट को ऐसा उम्मीद दिलाते हैं। और सचमुच अगर दुनिया में होप्स नहीं रहते तो ये ज़िंदगी बहुत बड़ी भयानक होती है। किसी भी क्राइसिस में इंसान ने होप रखना चाहिए, जैसा कि इस्लाम की एक फिलॉसफी है। अगर दुनिया में होप नहीं होती तो आदमी जिंदा ही नहीं रहता। तो इसलिए विथ स्माइलिंग फेस, विथ होपफुल एश्योरेंस, बट इट शुड बी वेरी साइंटिफिक एंड एक्यूरेट, नॉट जस्ट पेशेंट को बहकाने के लिए नहीं होना चाहिए। विथ साइंटिफिक नॉलेज और विथ साइंटिफिक कैलकुलेशंस, विथ स्माइलिंग फेस हम पेशेंट को होप्स दे सकते हैं। और इंशाल्लाह उसके टारगेट अचीव करने में हम काउंसलिंग के ज़रिए और हमारे ट्रीटमेंट के ज़रिए हम उसे सक्सेसफुल एक प्रेगनेंसी और एक अच्छा हेल्दी बच्चा देने में हम कोशिश कर सकते हैं।